ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति का पाठ चल रहा है। प्रथम अध्याय है, पृष्ठ संख्या 46, श्लोक संख्या है 136। सरस्वती दृश्यवत्तयो देव नद्यो अदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। यह श्लोक है। यहाँ पर कह रहे हैं देव नद्यो सरस्वती दर्शदवत्यो। देव अर्थात दिव्य गुण और दिव्य आचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त सरस्वती और दर्शदवती नदी प्रदेशों के यत अंतरम जो बीच का स्थान है, तम उस देव निर्मितम देशम दिव्य गुण एवं आचरण वाले विद्वानों द्वारा वसाए और उनसे निवास से सुभूषित देश को ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, ब्रह्मावर्त कहा जाता है। देखिए, आपने आर्यावर्त का नाम पर्याप्त सुना है, परंतु ब्रह्मावर्त का नहीं सुना। आर्यावर्त एक विशाल भूखंड है। तो महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर इसको व्याख्यात किया, देव नद्योः सरस्वती दर्शदवत्योः। देव नदियों अर्थात देव विद्वानों के संग से युक्त सरस्वती और दर्शदवती नदियों, उसमें सरस्वती नदी जो पश्चिम प्रांत में वर्तमान उत्तर देश से दक्षिण समुद्र में गिरती है, जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, और पूर्व में जो उत्तर से दक्षिण देशीय समुद्र में गिरती है, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, उन दोनों नदियों के बीच में विद्वानों आर्यों द्वारा सुशोभित देशम आर्यावर्त प्रचक्षते, आर्यावर्त कहलाता है। इनको देव नदी कहा। किस नदी को कहा? जो सरस्वती नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, दर्शदवती जो नदियां हैं, इनको देव नदी कहा। देव नदी का कारण ये है कि इन नदियों के निकट पर सर्वाधिक विद्वानों के आश्रम रहा करते थे। इन नदियों के तट पर सर्वाधिक देव लोग तपस्या किया करते थे, साधक लोग साधना किया करते थे, क्योंकि इसमें सर्वाधिक इन्हीं की बहुलता थी। देखो, स्वामी जी ने लिखा है ना, विद्वानों के संग से युक्त, विद्वानों के संग से युक्त, यानी इस नदी के तट पर, किनारों पर, घाटों पर सबसे ज़्यादा कौन रहते थे? विद्वान रहते थे। इसलिए इनको देव नदियाँ कहा गया है। और इन्हीं देव नदियों पर कालांतर में जाकर के तीर्थ बने। गंगा एक देव नदी है, यमुना देव नदी है, सरस्वती देव नदी है, सिंधु देव नदी है। वर्तमान में सिंधु नदी तो बहुत कम ही देखने को मिलती है, पर गंगा का प्रभाव अधिक है। आज भी सबसे ज़्यादा जो तीर्थ हैं वो गंगा नदी के तट पर हैं। तो पूर्व में यहाँ पर विद्वानों का निवास हुआ करता था, तपस्वियों का, योगियों का, साधकों का, समाधिस्थों का, ब्रह्मविद लोगों का यहाँ पर निवास होता था। इसलिए इनको देव नदी की संज्ञा दी गई। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रकार से व्याख्यान किया, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दर्शदवती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण समुद्र में मिली है। ये बताई है सीमा, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नेपाल से आरंभ होती है, आसाम होते हुए, बंगाल होते हुए और दक्षिण में जाकर के मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी जैसे कहा जाता है, संभवतः हो सकता है उसी को यहाँ दक्षिण कहा गया हो। और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र में
समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। तो देखो यहाँ पर अटक प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। तो ये अटक वो नहीं है जो पश्चिम का है। अटक यानी यहाँ पर एक भाषा का प्रयोग स्वामी जी के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर अटक नहीं है, इधर तो कटक ही है। ठीक है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं, देखो रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त इसलिए कहते हैं कि यह आर्यावर्त देश विद्वानों ने बसाया और आर्य जनों के निवास करने से आर्यावर्त कहाया। अब ये बात कौन कह रहा है? महर्षि मनु जी महाराज कह रहे हैं कि देखो आप हमारे पास आए हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, तो केवल मैं अकेला विद्वान नहीं हूँ, हमारे देश में बहुत सारे विद्वान हैं और वो विद्वान ब्रह्मावर्त देश में है और ब्रह्मावर्त देश आर्यावर्त देश के अंतर्गत आता है। क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान हुआ करते थे वो आर्यावर्त देश में ही आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे व्यास जी के पुत्र शुकदेव अपने विद्यार्थी काल में और बाद के काल में वो हमारे यहाँ ना रह करके वो पाताल देश में रहते थे। पाताल देश का अर्थ है पादतल, जहाँ पर हमारा दिन है वहाँ पर जिनकी रात्रि हो। हमारे टोटल अपोजिट रहने वाले अमेरिका आदि देश, ठीक है, तो वो उस तरफ के देश के लोग हमारे यहाँ विद्या ग्रहण करने जाते थे। उपनिषदों को जब हम पढ़ते हैं तो कई शिष्य जब अपने गुरुओं से पढ़ते थे, कई पुत्र अपने जब पिताओं से पढ़ते थे और उनको लगता था कि हमारे पिता थोड़ा कम जानते हैं, हमारे गुरुजी थोड़ा कम जानते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए सब रिकमेंड करते थे कि आप आर्यावर्त में जाओ। हम जो पढ़ा रहे हैं अगर उस पढ़ाई में आपको संशय है तो आप आर्यावर्त देश में जाओ। तो वहाँ पर वो बोलते थे किससे जाकर के मिलें, तो कहते थे पराशर ऋषि से जाकर के मिलो, आप जनक जी से जाकर के मिलो। यानी आप किस विद्या को पढ़ना चाहते हैं तो उसके विशेषज्ञ का नाम बताया जाता था। तो कई लोग राजा जनक के पास आते थे पढ़ने के लिए, पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए। कई पराशर जी के पास आते थे, कई लोग व्यास के पास आते थे, जितने भी हमारे ऋषि हैं उनके पास आते थे। पिप्पलाद के पास आते थे, शौनक के पास आते थे। तो बहुत सारे ऋषियों के पास अन्य अन्य देश देशांतरों से जिज्ञासु लोग आते थे। दुर्भाग्य ऐसा है कि वर्तमान में हम पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाताल देशों को जाते हैं। लाड़ मेकाले की पढ़ाई में सिद्धहस्त डिग्री प्राप्त करने के लिए, प्रवीण कुशल होने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ जाता है? पाताल देशों में। और धर्म शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा के लिए, यानी अंदर की पढ़ाई के लिए लोग पूरी दुनिया के कहाँ आते थे? भारत में। और भारत के लोग बाहर की पढ़ाई के लिए दुनिया में जाते हैं। तो ये इतना परिवर्तन हो गया। खैर, अब इस देश के विषय में कह रहे हैं जिसे आर्यावर्त कहा महर्षि मनु जी ने, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। तस्मिन् देशे या आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानां शांतरालानां सा सदाचार उच्यते। तस्मिन् देशे, उस ब्रह्मावर्त देश में, वर्णानां शांतरालानां पारंपर्य क्रमागतः या आचारः। तो पहले ब्रह्मावर्त देश बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। हरियाणा और पंजाब जो है, हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, दिल्ली का भाग, ये ब्रह्मावर्त देश कहा जाता था। और इसी ब्रह्मावर्त देश का एक हिस्सा था जिसको धर्म क्षेत्र से व्याख्यात किया, जिसे आप और हम सब कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, ये गीता का प्रथम वचन है। तो कुरुक्षेत्र का विशेषण क्या दिया? धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र विशेषण दिया। तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, शिमला, पटियाला, ये जो भाग हैं ये सब ब्रह्मावर्त देश कहे जाते थे। ठीक है। तो उस ब्रह्मावर्त देश में वर्णों और आश्रमों का जो परंपरागत, अर्थात वेदों के प्रारंभ से लेकर उत्तरोत्तर क्रम से
पालित जो वेद शास्त्रोक्त आचार है वह सदाचार कहलाता है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो संसार तो आरंभ हो गया है, मनुष्यों की प्रकृति फल फूल रही है और अब संविधान बन चुके हैं, लोग नियमों में चल रहे हैं और हम परंपरा से देख रहे हैं कि यहाँ के लोग का जो आचरण है वो वेदोक्त है। तो यदि आपको किसी को शिक्षा लेनी है तो इस देश में आकर के बसे अथवा इस देश के वासियों से आकर के शिक्षा लेवें, क्योंकि इस देश के लोग निष्णात हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में किसी विधा में किसी क्षेत्र के लोग पारंगत होते हैं तो उस विधा को जानने के लिए क्या करना पड़ता है लोगों को, या तो उस प्रदेश में जाकर के बसना पड़ता है अथवा उस प्रदेश से किसी व्यक्ति को हायर करना पड़ता है कि आप आओ और आप हमें बताओ। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं समचरितरम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। अब इसकी विशेषता आगे कहा ऋषियों को महर्षि मनु जी के द्वारा। एतद् देश प्रसूतस्य, इसी ब्रह्मावर्त देश में उत्पन्न हुए, अग्रजन्मना सकाशाद, ब्राह्मण वर्णस्थ विद्वानों के सानिध्य में रहकर, पृथिव्याम सर्वमानवः, पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य अर्थात बिना किसी देश वर्ण और लिंग आधारित भेदभाव के और प्रतिबंध के सभी स्त्री पुरुष का आचरण स्वयं अपने अपने चरित्रेण शिक्षेरन कर्तव्यों और व्यवसायों की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें और अविष्ट विद्याभ्यास करें। एक महत्ता यहाँ पर बताई गई कि जो ब्रह्मावर्त के देश जो है उसमें जो उत्पन्न लोग हैं वो वर्णाश्रम धर्म में निष्णात हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं। ठीक है, और उनके सानिध्य में रह करके पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य बिना किसी देश वर्ण लिंग आधार के भेदभाव से प्रभावित हुए बगैर यहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त करें। मनुस्मृति कहाँ से आरंभ होती है? बहुत सारे ऋषि जो केवल भारत के नहीं हैं, देश देशांतर के थे, जो वर्णाश्रम धर्म के विषय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए संविधान निर्माता महर्षि मनु जी के पास जाते हैं। तो वो संविधान निर्माता महर्षि मनु जी उनको कहते हैं कि देखो जो हमने संविधान बनाया, जो न्याय व्यवस्था बनाई, वो परंपरा से ये सब लोग स्वीकार रहे हैं। आप सबके देश यहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त करें। अगर आपको और जानना है और समझना है तो यहाँ के विद्वानों का संग करें। ये बात यहाँ पर कही गई। पृथ्वी और यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा है? बोले वर्ण लिंग देश का भेदभाव नहीं है कि इस वर्ण के व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी, इस वर्ण के व्यक्ति को नहीं, इस देश के व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी, इस देश के व्यक्ति को नहीं। ठीक है, इस लिंग के यानी वो इन स्त्रियों को शिक्षा दी जाएगी, पुरुषों को नहीं। और दूसरा लिंग का अर्थ है चिन्ह। बोले ये मारजार की आंखों के सदृश यानी यवन, यवनों को शिक्षा नहीं देंगे, रूसियों को शिक्षा देंगे, चीनियों की शिक्षा नहीं देंगे, अफ्रीकन को शिक्षा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सब देश जो है भूगोल के अनुसार सबकी शारीरिक बनावट अलग है। तो बोले वो कहते हैं कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ना रंग का है, ना वर्ण का है, ना सभी प्रकार के स्त्री पुरुष यहाँ से आचरण की विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अब महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं? इसी आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दस्यु मलेच्छ आदि अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। पूर्व काल में भी सब लोग इस आर्यावर्त में आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, वर्तमान में भी करें। और यही हमारा नारा है कि भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है, क्योंकि था इसलिए आगे बनाना है। और वो आगे कब बनाया जा सकता है? जब ब्रह्मावर्त देश के लोग सदाचार में शिष्ट होंगे। और आज इसका अर्थ निकाल सकते हैं सत्ता से। जो सत्ता के बड़े पदों पर लोग बैठे हैं वो जितना शिष्टाचारी सदाचारी धर्मात्मा होंगे तो देश में उस प्रकार की न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था होगी। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो भारत को
फिर से विश्वगुरु होने में समय नहीं लगेगा। खैर, इतनी चर्चा के बाद आगे बढ़ते हैं। अब मध्य देश की सीमा के विषय में बताते हैं। हिमवद विंध्ययोः मध्यम यद प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देशः प्रकीर्तितः। तो कह रहे उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत और दक्षिण में स्थित विंध्याचल के मध्यवर्ती विनशन प्रदेश, पश्चिम में सरस्वती नदी के समुद्र में मिलने के स्थान से लेकर जो प्रयाग तक पूर्व दिशा का प्रदेश है, और प्रयाग प्रदेश के पश्चिम में जो सरस्वती समुद्र संगम तक का प्रदेश है, वह मध्य देश कहा जाता है। तो यहाँ पर मध्य देश की सीमा कहाँ तक लिखी है? प्रयाग तक लिखी है, यानी पूर्व में प्रयाग तक है, दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ तक है, पश्चिम में विनशन तक है, और उत्तर में हिमालय तक है। आ समुद्रात वै पूर्वाद आ समुद्रात तु पश्चिमात तयो एवांतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुर्बुधः। आ समुद्रातु वै पूर्वाद, पूर्व समुद्र से लेकर आ समुद्रातु पश्चिमात, पश्चिम समुद्र पर्यंत विद्यमान तयोः एव गिरियोः अंतरम, उत्तर में स्थित हिमालय और दक्षिण में स्थित विंध्याचल पर्वतों सहित जो मध्यवर्ती देश है, उसे विद्वान आर्यवर्त कहते हैं। तो ये आर्यवर्त के विषय में यहाँ पर कहा गया है। आर्यवर्त देश, मध्य देश और ब्रह्मावर्त देश, इन तीन देशों के संबंध में यहाँ पर व्याख्यान हुए हैं। इसके बाद जब आप मनुस्मृति में अनुशीलन देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मावर्त देश क्या है, ब्रह्म ऋषि देश क्या है, मध्य देश क्या है, अन्य जनपदें क्या हैं। तो श्लोक संख्या 142। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स जेयो यज्ञेयो देशो म्लेच्छ देश स्वतः परः। तु और यत्र, जिस देश में स्वभावतः कृष्ण सारः चरति, स्वाभाविक रूप से कृष्ण मृग विचरण करता है, सा वह आर्यवर्त देशः यज्ञ देशः जेयो, यज्ञों से संबद्ध पवित्र अथवा श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, ऐसा समझना चाहिए। अन्य देशों में काला हिरण स्वतंत्रता के साथ विचरण नहीं कर सकता। केवल आर्यवर्त देश में ब्रह्मावर्त एक ऐसा देश क्षेत्र है जहाँ पर वो शांति से विचरण करता है। कीमती है, बहुत क्वालिटी है उसके अंदर। फिर कह रहे हैं, उसकी एक और विशेषता दे रहे हैं आर्यवर्त की, यज्ञों से संबद्ध पवित्र और श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, ऐसा समझना चाहिए। तो अहिंसक हैं ये लोग, जहाँ काला हिरण स्वतंत्रता से स्वच्छंदता से विचरण करें, निश्चिंत होकर के, निडर होकर के। तो एक तो ये बता दिया कि वो लोग अहिंसक प्रकृति के हैं, हिंसक प्रकृति के नहीं हैं, जीव दया करने वाले हैं। दूसरा ये बताया कि उन लोगों का स्वभाव कैसा है, वो यज्ञीय जीवन है, उनका परोपकारी जीवन है, यज्ञों से वो लोग संबद्ध हैं, उनका आचरण पवित्र है और श्रेष्ठ व्यक्तियों का वो अनुकरण करने वाले हैं। तो ये उनके विषय में बहुत अच्छे भाव यहाँ पर रखे। आगे कहा, अतः परह तु, इस आर्यवर्त देश से परे आगे म्लेच्छ देशा, म्लेच्छ भाषावासी अशुद्ध भाषा बोलने वाले व्यक्तियों अथवा आर्यों की वर्ण व्यवस्था से अधिक्षित व्यक्तियों के देश हैं। तो ये एक बता रहे हैं यहाँ पर महर्षि मनु जी कि आर्यवर्त देश के लोगों का आचरण अच्छा है, वो पवित्र हैं, वो यज्ञ से संबद्ध हैं, वो अहिंसक प्रकृति के हैं और सुसंस्कृत हैं। और इस देश को छोड़ करके जो असंबद्ध बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, वो सब कौन है? वो म्लेच्छवासी लोग हैं। ठीक है, आगे श्लोक संख्या 144। ऐसा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मा निबोधत। यह धर्मस्य योनि, धर्म की उत्पत्ति और उसका स्रोत, चा और अस्य सर्वस्य संभव, इस समस्त जगत की उत्पत्ति, समासेन संक्षेप से,
प्रकीर्त वह प्रकीर्तिता आप लोगों को कही। अब वर्ण धर्मान पूर्वोक्त वर्णों के धर्मों को निबोधत विस्तार से सुनो। तो यहाँ पर इस चैप्टर का, इस अध्याय का उपसंहार होगा। उन्होंने कहा कि देखो, धर्मोत्पत्ति का प्रसंग और उसके जो स्रोत है वो आपको हमने कह दिया। संसार की उत्पत्ति का प्रसंग संक्षेप से आपको कह दिया है। अब जो आपको संक्षिप्त वर्ण आश्रम के विषय में बताया था उसको अब विस्तार से आगे कहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। तो ये इतना होकर के यहाँ पर ये पहला अध्याय पूर्ण हो गया है। इसका भी अनुशीलन आप पढ़ लेना, 142वें श्लोक का अनुशीलन पढ़ लेना। और ये जो मलेच्छ शब्द का अभिप्राय है और ये अन्य अन्य जो प्रसंग भी दिए हैं वो थोड़ा पढ़ लेना, तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो समय पर्याप्त हो गया है, कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ